हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि बर्फ़ की सिल्ली टूट चुकी होती है और शाओलिन एक तरफ डरी सहमी से नजर आती है। लड़कियां कहती है कि मुझे इस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तभी दूसरी कहती है कि मुझे तो उस किन्नर के लिए बुरा लग रहा है, पता नहीं कॉन्क्यूबाइन इनका क्या हाल करेगी। शाओलिन डरी सहमी आवाज़ में धीरे से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन तभी आपा फिक्री बीच में आ जाती है। वो कहती है कि हमारा ध्यान नहीं था, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी किन्नर कहता है कि माफ़ कर दो, माफ़ करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बर्फ़ ख़राब हो चुकी है, अब ये बर्फ़ मेरे किसी काम की नहीं। जिस पर आपा फिक्री बर्फ़ को देखने लगती है और कहती है कि ये तो इस वक्त में बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इससे तो एक इंसान भी खरीदा जा सकता है। फिर अपा फिक्री कहती है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। जिस पर किन्नर कहता है कि जो चाहे वो करो। फिर वो कहती है कि आप मुझे ये बताएं कि लेडी लवलन को ये कब चाहिए। जिस पर वो कहता है कि वो दोपहर में ठंडा शरबत पीती है। जिस पर अपा फिक्री कहती है कि आप उनसे ये कहे कि मैं उनके लिए आज कुछ और बना रहा हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास 1 घंटे से कम का वक्त है। जिस पर वो सोचती है कि अभी वक्त नहीं है मेरे पास, ना ही मेरे पास चीज़ें हैं ज़्यादा, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि जिनशू से देख रहा होता है और मुस्कुरा भी रहा होता है। जिस पर वो सोचती है कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है, लेकिन तभी उसको शाओलिन की रोने की आवाज़ आती है। वो कहती है कि अभी इसका वक्त नहीं है। फिर मामा शाओलिन को वहाँ से लेकर जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि वेद उसे चुप करा रहा होता है। मामा को वो कहती है कि मामा अब हम क्या करेंगे। तभी मामा कहती है कि ये बेचारी बहुत खुश थी क्योंकि कॉन्क्यूबाइन ने इसे एक हेयरपिन दी थी। लेकिन फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शाओलिन कहती है कि उन्होंने मुझे फिर से बुलाया है मसाज करने के लिए, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें भी दी है, वो मुझे पसंद करती है। मामा कहती है कि वो इसके बाद बहुत खुश हो गई थी और खुशी में झूम रही थी। उसके मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया था, लेकिन मैंने कभी भी उसके चेहरे पर मायूसी नहीं देखी। ये बहुत ही ज़्यादा खुशमिजाज लड़की है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि शाओलिन बहुत रो रही होती है। मामा सोचती है कि ये बेचारी तो हिल भी नहीं पाई, इतना घबरा रही थी वहाँ पर। लेकिन तभी वहाँ पर जिनशी आ जाता है। मामा कहते हैं कि मुझे आपसे एक काम है। जिस पर जिनशी कहता है कि क्या काम है। मामा कहते हैं कि मुझे रसोई घर से कुछ चाहिए। जिस पर जिनशी कहता है कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिस पर मामा सोचती है कि ये मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन मुझे पूछना ही होगा, आप मुझे किचन इस्तेमाल करने देंगे या नहीं। जिस पर जिनशी पूछता है कि क्या ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। जिस पर मामा कहती है कि नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। लेकिन फिर मामा सोचती है कि मेरा शाओलिन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस मुझे बातें बताती थी जिसके बदले में मैं उसे खाना खिला देती थी। ये मेरा टाइम पास का एक जरिया था, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर हमें शाओलिन रोती हुई नजर आती है। मामा सोचती है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहूँ तो आसानी से यहाँ से पीछे हट सकती हूँ। लेकिन फिर मामा जिनशी से कहती है कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी अगर मैं इसकी मदद नहीं करूँगी तो। जिस पर जिनशी हंस देता है और कहता है कि तुम्हें नींद नहीं आएगी, बस इतनी सी बात। जिस पर वो कहती है कि मैं फिर अपना काम भी नहीं कर पाऊंगी, आप ही के लिए मुश्किल होगी। जिनशी कहता है ठीक है, फिर तुम्हें चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर वो उसकी दाढ़ी के नीचे अपनी उंगली लगा देता है और कहता है कि आगे से अगर कोई बात करे तो उसकी बात को ध्यान लगा के सुनना और उसे पूरी करने देना। जिस पर मामा कहते हैं कि बस इतनी सी बात। जिस पर वो कहता है कि ये इतनी सी बात नहीं है, तुम हर बात ध्यान नहीं लगाती। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। फिर जिनशी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए क्या। जिस पर वो फिक्री सोचते है कि मुझको इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, लेकिन मैं क्या करूँ। वो सोचते हैं कि क्या मैं लेडी गिको से मदद मांगूं। नहीं, मुझे उनसे मदद नहीं मांगनी चाहिए लेडी लवलन के लिए, ये तो गलत होगा। और फिर वो अपनी मुंडी को हिलाने लगती है जिससे उसका रिबन खुल जाता है। जिनसे उसका रिबन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल क्यों करती हो बाल बांधने के लिए, तुम डंडी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती दूसरी लड़कियों की तरह, यह भी फैशन में भी है। जिस पर वो कहते हैं कि मेरे पास डंडी नहीं है। तभी जिनसी कहता है कि मैंने तो तुम्हें एक डंडी दी थी। फिर वो कहता है कि क्या तुमने उसे बेच दिया। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे नहीं बेचा फिलहाल के लिए। फिर जिनसी कहता है कि उस डंडी को पहना करो। मामा कहते हैं कि मैं पहनूं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हें कोई मसला है पहनने से। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है। फिर वो कहता है कि जब तुम वो डंडी पहनोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर जिनसी कहता है कि पूरा रसोई घर तुम्हारा है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मामा उसे देखती है। हम देखते हैं कि मामा रसोई घर में सब कुछ तैयार कर रही होती है। तभी वहाँ पर किन्नर आता है और कहता है कि मैं ले आया। जिस पर वो कहते हैं कि उसे वहाँ पर रख दो और वो वहाँ पर उसे रख देता है। शाओलिन कहती है कि मामा तुम कर क्या रही हो। तभी वो टोकरी पर से कपड़ा हटाती है और देखती है कि बहुत सारे फल पड़े हुए होते हैं। तभी वो कहती है कि चीनी, फल और दूध, तुम इनका करना क्या चाहती हो। तभी मामा कहती है कि मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। मामा कहती है कि मुझे खुशी हुई कि इनको ताज़ा गाय का दूध मिल के अब काम जल्दी हो जाएगा। तभी शाओलिन कहती है कि मामा तुम बगैर बर्फ को डाले ठंडी चीज़ कैसे बनाओगी। मामा सोचते हैं कि मैंने बस इसे एक बार बनाते हुए देखा था, बस काम बन जाए। तभी वो किन्नर कहता है कि मैं और क्या करूँ। जिस पर वो कहते हैं कि आप बाहर जाके इंतजार करें, मैं आपको बुला लूंगी। वो पतीले के अंदर दूध और शक्कर डालती है और शाओलिन से कहते हैं कि इसे हिलाओ। जिस पर शाओलिन उसे हिलाने लगती है। फिर अपा फिक्री हथौड़ा मार के बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिस पर शाओलिन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर रही हूँ। फिर उसे वो एक पानी भरे मटके के अंदर डालती है, उसमें थोड़ा नमक डालती है। जिस पर शाओलिन कहती है कि मामा तुम कर क्या रही हो। मामा कहती है कि शाओलिन वो बर्तन इसके अंदर डाल दो। जिस पर शाओलिन उसे अंदर डाल देती है और मामा उसको पकड़ के हिलाने लगती है। तभी शाओलिन कहती है कि अरे वाह, ये तो कड़क होने लगा। फिर मामा कहती है कि शाओलिन फलों के छोटे छोटे टुकड़े करो और इसके अंदर डालो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है। मामा कहते हैं कि फलों के टुकड़े डालते वक्त मैं इसे अच्छे से हिला रही थी, जिसकी वजह से ये दोनों मिक्स हो गए। तभी आइसक्रीम बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों शाओलिन कहती है कि ये क्या है। जिस पर मामा कहती है कि इसे कहते हैं आइस ट्रीट। शाओलिन उसे देखने लगती है और मामा सोचती है कि अगर मेरे पास थोड़ा और वक्त होता तो मैं इसके अंदर अंडे और जड़ी बूटियां डालती, जिसकी सुगंध से ये लाजवाब हो जाती। फिर मामा कहते हैं कि हमें किन्नर को अंदर बुला लेना चाहिए, लेकिन तभी शाओलिन कहती है कि मामा मैं इसे चखूं। जिस पर मामा खुश हो जाती है और कहती है कि अभी अपने पुराने रूप में वापस लौट आई।
तभी वो शाओलिन को कहती है कि बस एक चम्मच, और शाओलिन उसे खाकर खुश हो जाती है। तभी किन्नर अंदर आता है और कहता है कि काम हो गया, जिस पर वो कहती है कि जल्द से जल्द इसे कॉन्क्यूबाइन के पास लेकर जाओ। किन्नर कहता है कि क्या ये काम करेगा, तभी वो उसको खिला देती है। किन्नर बेचारा खुश हो जाता है और वो कहती है कि बताइए ये ठीक है ना। मामा उसे ढक देती है और कहती है कि जल्दी से इसे लेकर जाओ। तभी शाओलिन कहती है कि मामा तुमने तो कमाल कर दिया। तभी मामा कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि लेडी लोलन को ये पसंद आएगा या नहीं, जिस पर शाओलिन उसको मारने लगती है और कहती है कि मामा तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। मामा सोचते हैं कि जिनशी ने मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताया था वो जरूर इसे पसंद करेगी। शाओलिन सोचते हैं कि हमें उसे खाना चाहिए इससे पहले कि वो पिघल जाए। तभी वहाँ पर शिशु कहती है कि हाँ बिल्कुल, जिस पर वो कहते हैं कि तुम कब आई, जिस पर शिशु कहते हैं कि मैंने हंगामा सुना और मैं सबको छोड़ के आ गई, जिस पर शाओलिन कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुरी हो। तभी शिशु उसे खाकर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी है। फिर शाओलिन कहती है कि सारा खुद मत खा जाना। तभी शिशु उसे अपने सर पे उठा लेती है और कहती है कि नहीं दूंगी, और वो इधर उधर भागने लगती है। मामा ये देखकर खुश हो जाती है। मामा बर्फ को देखकर कहती है कि मैं भी एक और बना सकती हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि शिशु शाओलिन को खिला रही होती है और शाओलिन खुश हो रही होती है। तभी हमें लेडी ग्यो को दिखाई जाती है। वो कहती है कि ये अब लाटे मारने लगा है। हम देखते हैं कि शहजादी लिंगली मामाओं के साथ खेल रही होती है। तभी लेडी ग्यो को कहती है कि इधर आओ, जिस पर शहजादी उठ के लेडी ग्यो के पास चली जाती है और पेट पर अपने कान धर देती है और खुश हो जाती है। होंगयांग कहते हैं कि पैदाइश का वक्त बहुत जल्दी करीब आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि शहजादी ऊपर चढ़ के अपनी माँ के पास चली जाती है। एपोफिक्री सोचते हैं कि कोई भी मसला नहीं होने वाला है, लेकिन लेडी ग्यो को कहती है कि तुम जब पेट में थी तब तुम ऊपर की तरफ लाटे मारती थी, लेकिन ये नीचे की तरफ लाटे मारता है। तभी वो चौंक जाती है और कहती है कि नीचे की तरफ। एपोथेकरी पूछती है कि क्या मुझे छूने की इजाज़त है, जिस पर लेडी ग्यो को कहती है कि हाँ इजाज़त है। फिर वो उसको हाथ लगाने लगती है। फिर एपोफिक्री होंगयांग से कहती है कि पहली डिलीवरी के वक्त कोई मुश्किल पड़ी थी, जिस पर होंगयांग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि पहली डिलीवरी के हिसाब से तो ये बहुत ही आसान था। जिस पर लेडी ग्यो को कहती है कि लिगली बहुत छोटी थी इसलिए मुझे बहुत आसानी हुई थी। तब मामा कहती है कि डिलीवरी किस डे की थी, जिस पर होंगयांग कहती है कि डिलीवरी मैंने की थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर पे भरोसा नहीं था, और तो जिस डाई को यहाँ पर बुलाया गया था वो बीमार पड़ चुकी थी। क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का था इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एपोफिक्री कहते हैं कि आप उस डाई को फिर से बुलाएगी, जिस पर होंगयांग कहते हैं कि मैं उसको फिर से नहीं बुलाने वाली जो कि अन वक्त पर बीमार पड़ जाए। और तो और मैंने सुना है कि कॉन्क्यूबाइन लिहुआ ने किसी और को बुलाया है डिलीवरी के लिए, जो कि मेरा अनुमान है कि वो आर्जी तौर पर रखी गई दाई ही होगी हरम की। मामा सोचती है कि अब मैं समझी, हरम की दायों के सिवा किसी और पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन लेडी होंगयांग ये तजुर्बाकार नहीं है, इनके अकेले कंधों पे ये सब छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। जिस पर लेडी ग्यो को कहती है कि बताओ मामा तुम्हें कुछ हुआ है क्या, जिस पर मामा कहते हैं कि मैं पूरे पक्के तौर पे तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि डिलीवरी में दिक्कत आएगी। कॉन्क्यूबाइन ग्यो को पूछते हैं कैसी दिक्कत, जिस पर एपोफिक्री कहते हैं कि शहजादी लिंगली के वक्त आपको लाटे ऊपर की तरफ महसूस हो रही थी, इसका मतलब ये कि उनका सर नीचे की तरफ था, लेकिन इस बार आपको लाटे नीचे की तरफ महसूस हो रही है, मतलब कि सर ऊपर की तरफ है। अगर सादा सी बात करें तो सर नीचे होना एक आम सी बात है, और इसकी वजह से डिलीवरी में आसानी रहती है, क्योंकि सर का हिस्सा गोल और बड़ा होता है, वो आसानी से बाहर आ सकता है। लेकिन अगर बच्चा उल्टा हुआ तो ये नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है, शायद वो फंस भी सकता है अंदर। अभी तो मेरा अंदेशा है, लेकिन मुझे पक्के तौर पर कहने के लिए आपको देखना पड़ेगा। जिस पर लेडी क्यों को कहती है कि तुम देख सकती हो, जिस पर एपोफिक्री कहती है मैं देख तो लूंगी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती, मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। जिस पर लेडी क्यू को कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम देख लो। लेकिन तभी एपोफिक्री कहती है कि देखने से मुराद है, फिर वो उनके कान में कहती है। जिस पर लेडी क्यू को कहती है कि ये करना पड़ेगा। फिर वो शहजादी लिंगली को देखती है और कहती है कि तुमने मुझे इतना परेशान नहीं किया था। एपोफिक्री कहती है कि ये बहुत ही मजबूत माँ है, और हम देखते हैं कि शाम हो जाती है, एपोफिक्री अपने हाथ धो रही होती है। होंगयांग कहती है कि बताओ मुझे। तब एपोफिक्री कहती है कि मुझे ये बताना तो होगा ही, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बच्चा उल्टा है। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि बच्चा खुद से अपनी स्थिति को बदल दे, लेकिन हमें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तभी कॉन्क्यूबाइन को कहती है कि बताओ मुझे अब हम क्या करें, जिस पर एपोफिक्री कहते हैं कि हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिन्होंने ऐसी स्थितियों को पहले भी संभाला हो। प्लेजर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऐसी स्थितियों में काम किया है। जिस पर कॉन्क्यूबाइन को कहती है तो फिर तुम उन्हें बुला लो। लेकिन तभी होंगयांग कहती है कि हम ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कॉन्क्यूबाइन को कहते हैं कि अगर दिक्कत आई तो क्या करना पड़ेगा, जिस पर एपोफिक्री कहती है कि शायद आपका पेट भी काटना पड़े। कॉन्क्यूबाइन को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गमगीन हो जाती है। एपोफिक्री सोचती है कि अभी हम किसी पर भरोसा भी तो नहीं कर सकते, बाहर की दाई को यहाँ पर लाना ये मौत से खेलना ही हुआ। इसके ऊपर हमें एक ऐसा वेट भी चाहिए जो इन सब चीज़ों के बारे में पहले से मालूमात रखता हो, और तो और जो भरोसे के लायक भी हो, जिसको हरम के अंदर लाया जा सके। लेकिन आखिर ऐसा कौन है। तभी मामा की झपक जाती है और वो कहते हैं कि यही तो सही मौका है। जिस पर लेडी को कहती है कि क्या हुआ। मामा कहते हैं कि मैं ऐसे वेट को जानती हूँ जो ये सब कर सकता है, जो कि भरोसे के लायक भी है, जिसने यहाँ पर काम भी किया है, और तो और उसने ऐसी स्थितियों को संभाला भी है। जिस पर लेडी होंगयांग कहती है कि कौन है वो। फिर वो घबरा जाते और कहते हैं वो जिनशी की मुखादमा सायरन तो नहीं। जिस पर एपोफिक्री कहती है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल नहीं है। फिर एपोफिक्री सोचते हैं कि ये सायरन से इतनी डरती क्यों है। इसके बाद वो कहते हैं कि वो कौन है, जिसके ऊपर एपोफिक्री कहती है कि उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक अपराधी है। जिस पर वो दोनों चौंक जाते
जाती है और लेडी होंगयांग कहती है कि हरगिज नहीं, हम कॉन्क्यूबाइन और बच्चे की जिंदगी किसी अपराधी के हाथ में नहीं दे सकते। हमें एक भरोसेमंद इंसान चाहिए। जिस पर अपोफिक्री गुस्सा करती है और कहती है कि वो भरोसेमंद है। जिस पर लेडी होंगयांग कहती है कि वो अपराधी है। कि जिस पर अपोफिक्री कहती है कि हाँ वो अपराधी है लेकिन वो भरोसेमंद है। जिसके ऊपर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर अपोफिक्री कहती है कि मुझे सब कुछ पता है उनके बारे में, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। होंगयांग कहती है कि वो एक अपराधी है, तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से वो यहाँ पर नहीं आ जाएंगे। जिसके ऊपर लेडी क्यू को कहती है कि रुको जरा। वो होंगयांग से कहती है कि पहले उसकी बात पूरी होने दो। लेडी क्यू को उससे पूछती है कि बताओ मुझे वो किस चीज के अपराधी थे। जिस पर अपोफिक्री कहती है कि वो एक किन्नर है और एक तजुर्बेकार वैद भी। उन्होंने हरम में राजा की बीवी और मासी के राजा की बीवी को भी एक साथ संभाला था। मुझे बस इतना पता है कि उनका अपराध कॉन्क्यूबाइन आडुओ से जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया। अपोफिक्री फिर सोचती है कि मैं इनको पूरा सच नहीं बता रही, लेकिन पूरा सच मुझे भी मालूम नहीं है। मैंने कुछ दस्तावेज देखे थे लेकिन उनमें भी मुझे जानकारी नहीं मिली। कॉन्क्यूबाइन क्यू को कहते हैं कि तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है। जिस पर अपोफिक्री कहते हैं कि उन्होंने मुझे अपोफिक्री बनना सिखाया और तो और वो मेरे गोद लिए बाबा है। जिसके ऊपर लेडी क्यू को इत्मीनान हो जाता है और वो कहती है कि मैं जिनशी से कहूंगी कि उनको जल्द से जल्द यहाँ पर ले आए। होंगयांग कहते हैं कि ये आप क्या कह रही है। जिसके ऊपर कॉन्क्यूबाइन क्यू को कहती है कि हमें किसी तजुर्बेकार की ज़रूरत है, हमें और तो और इस आवारा बिल्ली ने उनकी जिम्मेदारी भी तो ले ली है। जिसके ऊपर अपोफिक्री कहते हैं कि मुझे आवारा बिल्ली कहा और उसके कान खड़े हो जाते हैं। होंगयांग कहते हैं लेकिन वो अपराधी है। जिसके ऊपर कॉन्क्यूबाइन क्यू को कहते हैं कि मैंने यहाँ के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थी। मैंने उन अफवाहों में ये भी सुना है कि पुराने वेट के साथ आज के वेट की कोई भी तुलना नहीं कर सकता। वो काफी ज्यादा होशियार था, सिर्फ इसलिए कि वो अपराधी है उसकी काबिलियत खत्म नहीं हो जाती। फिर कॉन्क्यूबाइन क्यू को मामा से कहते हैं कि मैं अभी खत लिखवा रही हूँ, वो जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। तभी अपोफिक्री कहते हैं कि उस दिन मैंने एक चीज जानी कि जब कॉन्क्यूबाइन एक माँ बनती है तो वो किसी चीज की परवाह नहीं करती। मामा कहते हैं कि खत के 2 दिन बाद वो यहाँ पर आ गए। तभी लवमैन कहता है आखिरकार हम पहुंच ही गए। तभी गाओशुन कहता है कि आपका स्वागत है लवमैन। हरम के दरवाजे लवमैन के लिए खुल जाते हैं और वो कहता है कि ये जगह यहाँ पर मैं फिर से आ गया, मैंने सोचा भी नहीं था। हमें मामाओं की आवाज आती है। एक आदमी जो कि एक बूढ़ी महिला की तरह लग रहा था वो महल के हरम में दाखिल हुआ। लवमैन कॉन्क्यूबाइन क्यू को खराज तस्लीम पेश करता है और कहता है कि मेरा नाम है लवमैन, मुझे यहाँ पर आर्जी तौर पर लाया गया है एक वैद की तरह जो कि आपकी देखभाल करेगा। मामा सोचती है कि आर्जी तौर पर यह सही है, मैं नहीं चाहती कि पुराने वैद की नौकरी खतरे में पड़ जाए। इससे सारी की सारी लेडी इन वेटेड मामा को घेर लेती है और यंगा कहती है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारे गोद लिए बाबा है। क्यों? जिस पर मामा कहते हैं कि अगर तरीके से देखा जाए तो वो मेरे दादाजी है। यंगा कहते हैं कि वो तो बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा कि हमने सोचा था। जिस पर दूसरी कहती है कि हाँ वो तो बहुत अच्छे और प्यारे है। यंगा कहते हैं कि हाँ एकदम आम आदमी की तरह। फिर यंगा कहते हैं कि मुझे लगा कि वो मामा की तरह लग रहे थे। तभी कोकियो कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगा। जिस पर होंगयांग कहते हैं कि ये लड़कियां भी ना। तभी मामाओं कहते हैं कि मैं समझी नहीं। यंगा कहते हैं इसमें ना समझने वाली क्या बात है, वो तुम्हारी तरह लगते हैं, उनका तुमसे कोई रिश्ता लगता है। तभी होंगयांग कहती है कि बस अब बंद कर जाओ और लेडी क्यू को हंसने लगती है। मामा सोचते हैं कि शायद इन्हें पता चल गया। फिर हमें कब्रिस्तान दिखाया जाता है। हमें एक कब्र दिखाई जाती है जिसके सामने वो किन्नर खड़ा होता है जिसने बहुत असियत सही होती है। उस कब्र को घूर रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।